नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक फुल लेंथ एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका। तो इसके माध्यम से हम ये भी समझने वाले हैं कि आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें आपको कौन से ट्रेंड, कौन से पैटर्न, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कंप्लीट एनालिसिस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं इसमें, विच क्वेश्चन शुड बी चैलेंज्ड। तो एक ये क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के साथ एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक है आईएमएफ। आईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ की जो फाउंडेशन होती है 1944-45 में होती है। वैसे आप ऑप्शन देखेंगे तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं इसका फाउंडेशन 1995 में होता है। आईबीआरडी नेक्स्ट, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1946 में होता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आईबीआरडी नेक्स्ट फोर। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1948। वैसे आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है, बट एक चीज से यहाँ पे डिफरेंट है, और वो है कि आईएमएफ की फाउंडेशन ईयर। हालांकि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं सिर्फ इसके वजह से, वैसे ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, ये तो पक्का आपका आंसर चेंज होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता है उड़ीसा के द्वारा सबसे पहले एक्ट पास किया गया था, लेकिन 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र जो है वो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता एस्टैब्लिश करता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन आप आंसर की में अगर देखेंगे तो आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका आंसर चेंज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन ऐसे है, अगर आप चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो एनटीए जो है वो इस क्वेश्चन को अपने तरीके से डील करता है। वैसे आप देखेंगे जो असर्शन है कि स्वामी सचिदानंद सरस्वती फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929 टू मोबिलाइज पीजेंट ग्रेवेंस अगेंस्ट जमींदारी अटैक ऑन द कोपेंसी राइट्स। ये बिल्कुल सही है। At Lucknow session of the Congress 1936, All India Kisan Sabha was formed with Swami Sajanand Saraswati as its president। अब देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट 1929 के बारे में लिखा हुआ है, दूसरा जो है 1936 के बारे में दिया हुआ है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कैसे कर सकता है, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कैसे करेगा भला। और अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो ऑफिशियल में इसका आंसर ए दिया हुआ है, बट ए हो नहीं सकता, इसका आंसर बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि एनटीए माने या ना माने वो एनटीए डिसाइड करता है इस असर्शन रीजन को खास तौर पे। आगे बढ़ते हैं। एक और ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि चैलेंज हो सकता है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन स्टेटेड इन 1901 that it would be madness for us to cross the Himalaya and occupy Tibet। मतलब लॉर्ड कर्जन जो बोलता है हमें तिब्बत को ऑक्युपाई करने की जरूरत नहीं है। अब रीजन क्या दिया हुआ है, दिस ब्रिटिश पॉलिसी This British policy is a very big way helped the Chinese to re-establish their hold over Tibet during the 1905-1911। अब क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों? वाइसराय बोल जो आपके हैं लॉर्ड कर्जन, वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्या ये उन्हें हेल्प करेगा चाइनीज टू री-एस्टैब्लिश देयर होल्ड ऑन तिब्बत? तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप इसका आंसर की देखेंगे तो इसका भी आंसर ए दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर बी होना चाहिए। तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूजीसी नेट 2025 दिसंबर में कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्या पैटर्न है, एक एक करके हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से आप देखिएगा। चलिए, तो इस बीच आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो न्यू बैच है आपकी आने वाले एग्जाम के लिए, वो आपकी 31 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप इसमें आज ही इनरोल कर लें। इसमें जो ऑफर है अवेलेबल वो आपका 31 तक मिल जाएगा। 31 जनवरी से पहले आप खुद को एनरोल कर ले और बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करने के लिए जुट जाएं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पेपर का लेवल देख पा रहे होंगे, कितना फैक्चुअल है वो आप देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की आपको जरूरत हो सकती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके डिटेल आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक
हमारे वेबसाइट, हमारे ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं, सीधे हमें कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहें तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है सेपरेट। चलिए, तो अगर आप देखें कट ऑफ की बात, तो पिछले बार अगर आप देखेंगे तो पिछले बार कट ऑफ काफी हाई गया था। जो जनरल हैं उनको 122 क्वेश्चन करने पे जेआरएफ मिल रहा था, नेट 109 क्वेश्चन पे, ओबीसी को देखा जाए तो 118 क्वेश्चन पे जेआरएफ, 101 क्वेश्चन पे नेट, मतलब काफी हाई पिछले बार कट ऑफ किया था। बट इस बार चूंकि क्वेश्चन का पेपर, क्वेश्चन का जो लेवल है वो उतना भी आसान नहीं था, जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो अगर आप ध्यान से देखें तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको जो नेट करने के लिए स्कोर मिनिमम चाहिए होगा वो 108 प्लस चाहिए होगा, और जेआरएफ के लिए देखा जाए तो 113 क्वेश्चन से प्लस, मतलब 113 से 116 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में उनको जेआरएफ मिलेगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, चूंकि दोनों का लगभग बराबर जाता है, तो एनसीएल में अगर आपका 104 प्लस क्वेश्चन है तो जेआरएफ और 99 में आपका नेट हो सकता है। तो इस हिसाब से आप देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये वैरी करे, इसमें बहुत ज़्यादा, चूंकि ये ओवरऑल डिसाइड करता है कि कितने बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप बात करें अब कि इस बार क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम की स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं अभी से ही। तो अगर लास्ट एग्जाम की भी आप देखें, जो लास्ट आपका हुआ था एग्जाम जून 2025 में, उसमें भी दो डोमिनेंट यूनिट्स थे, जिसमें आपको एक इंटरनेशनल रिलेशन और एक इंडियन पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये दोनों देखने को मिला। इस बार भी आपको सिमिलर कुछ पैटर्न देखने का मिलेगा। चूंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 22 सवाल, इसके बाद आप देख पाएंगे आईआर से लगभग 25 सवाल। सोचिए आपके टोटल जो मैं अभी एनालिसिस करूंगा, ये टोटल 90 क्वेश्चन का कर रहा हूँ, चूंकि 10 क्वेश्चन जो है पैसेज होता है लास्ट का 2, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी कर सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं आप। पर 19 क्वेश्चन में, 90 क्वेश्चन में करीब करीब हाफ, यानी देखा जाए तो 47, करीब करीब हाफ, जो 50% का इलाका जो है वो अकेले ये दोनों यूनिट मिलकर कवर कर रहे हैं। वही अगर आप देखें पॉलिटिकल थ्योरी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी जो है लगभग 12% आपका क्वेश्चन कवर कर रहा है। डब्ल्यूपीटी से 4 क्वेश्चन, आईपीटी से सिर्फ 2 क्वेश्चन, कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स से 6 क्वेश्चन, फॉरेन पॉलिसी से 6 क्वेश्चन, पॉलिटिकल प्रोसेस से 6 क्वेश्चन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल कुछ नहीं सर, 0, नील बट्टे सन्नाटा। फिर गवर्नेंस से अगर आप देखें तो गवर्नेंस से 9 क्वेश्चन। चलिए मान लेते हैं गवर्नेंस बेहतर है, गवर्नेंस आप अच्छे से करें, गवर्नेंस से आपका एग्जाम में ठीक ठाक सवाल पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप इतने आगे वाले एग्जाम को जो आप देने वाले हैं, तो इन यूनिट्स का बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग आते हैं पेपर एनालिसिस पे, कि पेपर को आप कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो अगर देखेंगे तो डोमिनेंट सेक्शन जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो है डोमिनेंट है। क्रोनोलॉजी से, असर्शन रीजन से, साथ में जो आपका क्रोनोलॉजी, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये माइक्रो फैक्चुअल, डेट, ईयर, मंथ, बहुत सारा आप देखेंगे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ फैक्चुअल या फैक्ट के आधार पे पूछे गए हैं। इनफैक्ट ये पूछ लिया गया कि जो आपका 14 पॉइंट्स प्रोग्राम है वो किस डेट को आता है, समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो एनालिसिस होने वाला है पूरा, ये हम लोग यूनिट वाइज करने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए समझने के लिए भी आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से। तो पॉलिटिकल थ्योरी से हमने जैसे कि पहले ही डिस्कस किया कि पॉलिटिकल थ्योरी से आपके टोटल कितने सवाल पूछे गए थे, तो पॉलिटिकल थ्योरी से आप देख पाएंगे टोटल 10 सवाल पूछे गए थे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, द व्यू दैट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी ट्रीटेड एज सब सर्वेंट टू ह्यूमन नीड्स एंड इंटरेस्ट रेफर टू द आइडिया ऑफ। अब देखिए जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ फिजिकल वर्ल्ड के साथ ह्यूमन नीड की बात आ जाए, तो ये हम लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक में पढ़ते हैं। अगर आप इकोलॉजी चैप्टर में पढ़े होंगे पॉलिटिकल थ्योरी में, तो वहाँ पे हम लोग इकोलॉजिज्म वर्सेस इन्वायरमेंटलिज्म का डिबेट पढ़ते हैं। वहाँ पे हम एंथ्रोपोसेंट्रिक आइडिया, जिसको अर्नेनास ने क्रिटिसाइज किया, उसे देखते हैं। तो इसका क्लियर सा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 2। डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Bhikkhu Parekh produced in and depth study of multiculturalism in his noted work। तो ये भी आप बोल सकते हैं क्वेश्चन का लेवल जो है इसका ये आसान है, ये भी इजी है, इसके पहले वाला भी आप बोल सकते हैं मॉडरेट बट इजी। नेक्स्ट, तो भिखू पारेख जो है वो अपनी कौन सी किताब लिखते हैं सर? उनकी एक ही किताब है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसका आंसर ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। बाकी अगर आप देखेंगे मल्टीकल्चरल एंड सिटीजनशिप, ये विल किमली का बुक है। जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस की बात कौन करती है? आई एम यंग करती है, ठीक है, आइरिस मैरियम है। और फिर देखने को इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आगे पूछा भी गया है आपसे किताब, जो आपकी किसकी है? जगदीश भागवती की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हेन साइमन दे वेबर क्लेम्स वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम ए वुमन, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट रेडिकल फेमिनिस्ट आती है, इन्होंने कहा वुमेन आर नॉट बॉर्न बट मेड। तो ये कही कहती है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, उससे उनको कल्चर्ड किया जाता है, उनको उस तरीके से बना दिया जाता है। तो ये क्या है सर? इसका आंसर होना चाहिए एंड आइडेंटिटी इंस्टीट्यूटेड थ्रू स्टेलाइज्ड रेपिटेशन ऑफ एक्ट। ये बायोलॉजिकल की बात नहीं करती है, चूंकि वो बताती है वुमेन आर नॉट बॉर्न बट मेड एंड आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू डिवाइन, नहीं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टेड थ्रू गैम्बलिंग, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर ऑब्वियस बात है ये है। और देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन इज लिटिल बिट इजी, आप कह सकते हैं हल्का मॉडरेट बट इजी है सवाल। क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे साइमन दे वेबर को, उन्होंने यही कहा कि वुमेन आर नॉट बॉर्न बट मेड, मतलब हम कल्चर से उनको, अपने रहन सहन से उनको ऐसा बनाते हैं। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर डेविड स्टर्न, ठीक है। सिस्टम अप्रोच आपने पढ़ा है, तो इसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, हु प्रपोज ट्रुथ एज एन इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव किसने कहा है? जीन फ्रांकोइस लेविटार्ड ने कहा है। ये भी आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ आप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, डिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सर ये तीनों से नहीं, ऑप्शन नंबर 4 पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको रटने लायक या वैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, जो जैक्स डेरिडा ने दिया है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं क्या है। असर्शन कहता है कि इको फेमिनिज्म हैज बीन ए सिग्निफिकेंट स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिस्ट थॉट एंड एक्टिविज्म सिंस द टर्म वाज कॉइन्ड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रैंकोइस डी इबॉन इन 1970s। बिल्कुल, रीजन कह रहा है इको फेमिनिस्ट आर अकाउंटेबल फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्सिक्वेंसेस। इको फेमिनिस्ट आर अकाउंटेबल फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए इको फेमिनिस्ट जिम्मेदार है? तो सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि ए बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल भी गलत है। तो आप कह सकते हैं सर दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, ये मॉडरेट है, मतलब लगभग 60% बच्चों ने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। नेक्स्ट, हु डिफाइंड पॉलिटिक्स एज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ये जो कॉन्सेप्ट है, रट रट के बच्चे जो है वो दिन रात रखते हैं, मतलब बहुत काफी आप बोल सकते हैं हमेशा बहु पे सभी का जवाब, इसका जवाब सभी के पास होता है। तो इसका आंसर डेविड स्टर्न, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आता है बुक्स एंड ऑथर्स को मैच द फॉलोइंग करना। अभी थोड़ी देर पहले इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा गया था, तो जगदीश भागवती, बी का हो जाएगा 4, मैच कर लीजिए कहाँ पे, बी का 4। तो आप ये भी कह सकते हैं सर दिस इज नॉट वेरी टफ। जैसे इको फेमिनिस्ट कौन है सर? वंदना शिवा है, ठीक है। फिर आपका ए आर बॉल जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, जॉन आर्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकल इंट्रोडक्शन। तो आप बोल सकते हैं मॉडरेट है बट नॉट वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आया एक और मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स। याद रखिएगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो बुक्स एंड ऑथर जितना ज्यादा से ज्यादा याद कर पाए आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में एक दो भी मैच हो जाने पे आपके लिए काम आसान हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एंड्रे हेहुड, डेविड हेल्ड, थॉमस जेफरसन और जॉन लॉक। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकेंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसके? जॉन लॉक की है, मतलब लास्ट का 4। अब अगर आप और आगे देखेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, थॉमस जेफरसन, सी का हो जाएगा 1। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये भी आसान है बट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी के कर लिए। पॉलिटिकल थ्योरी 10 क्वेश्चन में आप कितना भी कर लीजिए, तो आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे
तो आर्ट्स से नो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा वैसा सवाल नहीं पूछा गया कि आप परेशान कर दे आपको या बहुत ज़्यादा टफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हाँ ये क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं सर नॉट एन इजी, नॉट वेरी टफ बट मॉडरेट क्वेश्चन। चलिए तो हना अरेंट इन हर एसे द ह्यूमन कंडीशन आइडेंटिफाई 3 लेवल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, आपने पढ़ा होगा। हना अरेंट लेबर, वर्क और एक्शन की बात करती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। वर्क रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। तो वर्क सबसे आप बोल सकते हैं जो कल्चर को बनाने के काम करते हैं वर्क। एक्शन इज द हाईएस्ट एक्टिविटी, बिल्कुल। एक्शन बिलोंग्स टू द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, जब आप पब्लिक पार्टिसिपेशन करते हैं। एक्शन इज द एक्टिविटी विद डिनाइज फ्रीडम ऑफ थॉट, और भैया जब एक्शन डिनाइड कर दे, एक्शन जब फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं देगा, तब हाउ पीपल विल एक्ट इन ए कंसर्ट टू एंजॉय फ्रीडम, यही तो गलत है यहाँ पे। तो डी जैसे ही आप यहाँ पे इलिमिनेट करते हैं, तो डी को जैसे ही आप इलिमिनेट करेंगे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन 4 है। तो दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज मॉडरेट। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल। हाँ ये आप कह सकते हैं सर दिस इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन, आप कह सकते हैं सर ये चूंकि कितने सारे थिंकर्स हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी सबकी ईयर याद रखना काफी इजी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। 1865 से 68 तक वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रहे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सर ये जो आपके जे.एस. मिल हैं, जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की, वुमेन राइट की बात की है, इन्होंने अपनी वाइफ हैरियट टेलर मिल के साथ मिलकर एक किताब भी लिखा, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन ऑन लिबर्टी, इन्होंने किताब लिखा। तो काफी सारी चीजें इनसे एसोसिएटेड है। बट पूछा क्या गया कि भैया वो कब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर थे, कब तक। चलिए ठीक है, ये भी आज अब से सभी बच्चे याद करेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके सर्सन रीजन से सवाल है और ये आता है कहां से, तो आपके सुनजू से। याद रखिएगा, अब से पहले जो सुनजू, तो सुनजू द आर्ट ऑफ वॉर एडवोकेट अटैकिंग द ओपोनेंट स्ट्रेटजी एंड अलायंस एंड दैट वुड इन्वॉल्व साइकोलॉजी एंड परसेप्शन। China is pacifist country and believe in peaceful mechanism to deal dispute with each other। भैया अगर ऐसा किया होता तो 1962 में हमारे साथ युद्ध क्यों किया होता। तो यही से स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया, पहला सर्सन जो है सिर्फ सही है, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू मैं इसका आंसर 3 होना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर जो है वो 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, हु रोट वुमेन शुड एक्वायर human virtue by the same means or as man instead of being educated like a fanciful kind of half being। तो इसका देखिए आंसर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वुमेन के एजुकेशन की बात करते ही नहीं थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का उतना कुछ योगदान नहीं है, कार्ल मार्क्स का उतना कुछ योगदान नहीं है। एक ही है, आप बोल सकते हैं सर इसे ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, बस एक ट्रिक दे दिया है कि भैया इसमें जेएस मिल नहीं दिया, इसमें और जैसे साइमन दे वियवर नहीं दिया। तो इससे क्या हो गया कि आपका ये आसान हो गया, एक क्वेश्चन जो है वो काफी आसान हो गया। तो इसका आंसर जो है बाकी मुझे लगता है 80% बच्चों ने जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो जरूर इसका आंसर कर पाए होंगे। तो दिस इज नॉट इजी, नॉट वेरी टफ, दिस इज इजी क्वेश्चन। आप कह सकते हैं इजी से हल्का मॉडरेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अब हो गया हमने पॉलिटिकल थ्योरी कर लिया, हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर लिया। नाउ वेलकम टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अब आपके लिए देखिए कैसे सवाल पूछे गए हैं और इसको आप कैसे आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पे है, अरेंज द इवेंट रिलेटेड टू लाइफ ऑफ विनायक दामोदर सावरकर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये कह सकते हैं सर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी थिंकर का एक एक ईयर, एक एक साल सब कुछ याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे है, अगर आप देखेंगे तो लंदन में सावरकर को अरेस्ट कब किया जाता है, तो ये 1910 13 मार्च 1910 में, ठीक है। द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन गिव ए डिसीजन ऑन सावरकर आर्बिट्रेशन केस, ये कब होता है, 1911 में होता है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, सावरकर वाज शिफ्टेड टू रत्नागिरी जेल, ये कब होता है, 1921 से 24। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, ही स्पॉटेड was installed in the Central Hall of Indian Parliament, ये कब होता है सर, ये 2003 में होता है।
और फिर सावरकर पास्ट अवे, ये देखेंगे आप तो 1966 में होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देख पाएंगे कि एक ट्रिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि लास्ट वाला आपको पता चल गया। लास्ट क्या होना चाहिए? लास्ट आपका डी होना चाहिए। लीजिए भैया, हो गया। अब क्या चाहिए? सावरकर के जाने के बाद ही उनकी पोर्ट्रेट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में रखी गई। इसकी चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि आमतौर पे जीते जी किसी की फोटो जो है वो पार्लियामेंट या कहीं भी लगाया नहीं जाता, मतलब उस टाइप से कि उन यादों में, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर जो है आप कर पाएंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप डिटेल के लिए इसको आप नोट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंदा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा गया, वो कहा गया इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके पहले सावरकर जो पूछा गया वो असेंडिंग। कई सारे आपके एग्जाम में सवाल जो पूछे गए हैं वो डिसेंडिंग में पूछे गए हैं। तो अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। कब फाउंड करते हैं सर? 1897 में। इसके बाद देखेंगे विजिटेड यूनाइटेड किंगडम। कब? 1895। 1895। इसके बाद देखेंगे वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में स्थापित न करते हैं। कब सर? 94 में। 1894 नवंबर में। ठीक है, 1894 नवंबर में। इसके बाद डिलीवर्ड ए लेक्चर एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। ये आपको याद होगा 1893 में। 1893 में। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे फर्स्ट विजिट टू जापान 1893 जुलाई में। ठीक है, 1893 जुलाई में। ठीक है, और जो आपका शिकागो में जो स्पीच हुआ था वो सितंबर के महीने में हुआ था। मतलब कितना भी कर लीजिए तो आप ए के बाद ही होगा आपका, ए के बाद ही होगा ई, मतलब ई पहले ए बाद में। ठीक है, ई पहले ए बाद में, ई पहले ए बाद में, ई पहले ए बाद में, ई पहले ए बाद में। लीजिए भैया, हो गया। मतलब आप कह सकते हैं ये आसान क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट मॉडरेट ऑल्सो, दिस इज टफ क्वेश्चन एक्चुअली। दिस इज टफ क्वेश्चन, चूंकि आप एक एक मंथ को याद नहीं रख पाएंगे कितना भी करके। तो आप ऐसा सवाल में सिर्फ एक चीज देखे आप तो मैच हो गया यहाँ पे। वैसे आप देखें तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, और इसका आंसर शुड बी, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये है आपके आईपीटी से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, सिर्फ आपको देखने को मिलता है गिने चुने 2 सवाल, लेकिन दोनों सवाल बिल्कुल तगड़े, जहां पे आप थोड़ा सा दिमाग या इस्तेमाल करेंगे या आपको ज्यादा याद रह पाएगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वैसे आप नहीं कर पाएंगे। अब वेलकम टू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब देखिए, आइडेंटिफाई द ऑथोरिटेरियन रिजिम। आपको टाइप्स ऑफ रिजिम पढ़ाया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एट द ग्लोबल लेवल। देखिए, तो यहाँ पे आप ध्यान देख पाएंगे इटली, स्पेन, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब। अब देखिए नॉर्थ कोरिया में तो ऑथोरिटेरियन, माफ कीजिएगा, इंडिया में तो ऑथोरिटेरियन नहीं है। मतलब इंडिया जहां जहां सी आपको दिख रहा है उसको हटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, बच गया। अब आगे देखिए ए, बी, ई और डी और ई। मतलब अब आपको ध्यान देना है कि इनमें क्या हो सकता है। इटली, क्या इटली में ऑथोरिटेरियन रिजीम है? क्या इटली में ऑथोरिटेरियन रिजीम है? जॉर्जिया मेलोनी, बताइए। बिल्कुल भी नहीं। तो आप कह सकते हैं सर इसमें, और इसमें डी तो होना चाहिए ना ऑप्शन, क्योंकि डी में नॉर्थ कोरिया में तो आपको पता है, मतलब नॉर्थ कोरिया एंड सऊदी अरब इन दोनों में ऑथोरिटेरियन रिजीम है। मतलब इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा सर 3, डी और ई शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, मॉडरेट क्वेश्चन। दिस इज नॉट वेरी इजी बट दिस इज मॉडरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ द फ्रेंच सीनेट। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं दिस इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि जितने सारे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के सीनेट, उन सभी के पार्लियामेंट, उन सभी के लोअर हाउस, अपर हाउस, ये सब कुछ याद रख पाना लिटरली देखा जाए तो नॉट वेरी इजी। ये सबके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 348, 348। आप याद कर लीजिए, आगे वाले आने वाले एग्जाम में शायद वो पूछे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 348। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज द स्ट्रेंथ ऑफ। लीजिए, एक पूछा गया आपसे
फ्रेंच के सीनेट के बारे में, और फिर पूछ लिया गया ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोअर हाउस के बारे में। लीजिए, तो याद रखिएगा इसके 150 होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं नॉट इजी क्वेश्चन, मॉडरेट टू टफ। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ऑथर एंड बुक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको कैसे आप ध्यान से करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। C.G. Hogg and G.H. Hallett, H. Sidgwick, A.L. Lovell, J.A. Carey। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, ये कई बार हमने डिस्कस किया भी है और आपने सुना भी होगा। सी का 2, तो सी का 2 देखेंगे यहाँ है सर, और सी का 2 बाकी में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसका आंसर जो होना चाहिए वो 1 या 4 में होना चाहिए। आगे देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो बुक है आपकी, ये सिडविक की बुक है। एलिमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो बुक है ये आपकी हेनरी सिडविक की बुक है, मतलब बी का 3। तो आप इस आधार पे कर सकते हैं इसका आंसर ए होना चाहिए, बट ये 50-50 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए, जहां पे पार्लियामेंट है वहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगा। डेजुलेशन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है, होते रहता है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द रियल बॉस ना, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमें पूरी एक्सपीरियंस है इस बात की कि प्रेसिडेंट इज रियल बॉस, जहां जहां डी है वहां वहां हटा दीजिए। लीजिए भैया, हो गया आपका आंसर, सही हो गया। इसका आंसर जो है वो 2 हो गया। तो इससे आसान क्या चाहिए फिर। मतलब कुल मिलाकर यह है कि आप एलिमिनेशन मेथड से काफी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही आपको स्ट्रेटेजी एग्जाम में अडॉप्ट करना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जितने सारे स्टेटमेंट या जितने सारे फैक्ट दिए हुए हैं आपको हर फैक्ट के बारे में आंसर पता है। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो इस तरीके से भी सेट कर रहा है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, in which article of American Constitution a general outline about judiciary has been mentioned। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, किसी भी आर्टिकल, किसी भी यू नो इवन के चार्टर का आर्टिकल ऐसे पूछ लिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये सब कुछ याद रख पाना थोड़ा आसान नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं इसका आंसर वैसे 4 होगा। आर्टिकल नंबर 3 आपके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पूछे गए क्वेश्चन जो थे उनको सॉल्व कर लिया है। तो आप ये कह सकते हैं सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन जो थे वो उतने भी आसान नहीं थे, ठीक है, बट थोड़े से लेवल अच्छे थे इसके। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखिए ये ऐसा यूनिट है जहां से आपके 24 से 25 सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इस यूनिट को हम लोग काफी ध्यान से करेंगे। अब इंटरनेशनल रिलेशन का जो यूनिट है यहाँ पे काफी खतरनाक साबित होने वाला है, इसलिए ध्यान से, चूंकि यहाँ पे ये यूनिट हर बार आपको डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। हर बार यहाँ से सवाल भर भर के पूछे जा रहे हैं। एंडी हेवुड जो किताब है उसको पूरी तरीके से आप पढ़ लीजिए, पूरी तरह से उससे फैक्ट्स जो है वो याद करिए, क्योंकि बार बार सवाल जो है वो बहुत डिटेल में पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ यूरोप, एशियन रीजनल फोरम, अफ्रीकन यूनियन, क्या है सर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दे दिया गया। इससे नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स या मेंबर नेशन कितने हैं वो पूछ लिया गया। तो देखिए यहाँ पे ECO, इसमें टोटल कितने मेंबर है सर, तो 10 है। इसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 47 है। इसके बाद आसियान रीजनल फोरम में कितने हैं, 27 है। अफ्रीकन यूनियन में वैसे 55 है देखा जाए, लेकिन 54 वो माने हैं, ठीक है, क्योंकि ये पुराना डाटा अगर आप देखेंगे ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन, तो 54 मेंबर आप देखते हैं कि 55 मेंबर जो है वो मोरक्को जो है री एडमिशन कर लिया गया। तो अब इसके वर्तमान में 55 है, लेकिन वहां पे दे दिया गया 54। बट आप इसको ऐसा नहीं कर सकते सर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए ए का 4, बी का 3, सी का आसियान रीजनल फोरम 2 और फिर डी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल जो पहले ही हमने डिस्कस कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में ही कि इसमें थोड़ा सा डाउट है, वैसे आप देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा सिर्फ फाउंडेशन ईयर सीधे सीधे पूछा गया है। तो इसका आंसर जो ऑफिशियल में 2 दिया हुआ है, बट इसमें थोड़ा क्वेश्चन में है थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से आता है सर आपके गेम के साथ, मतलब आपके दिमाग के साथ गेम खेला जाना शुरू, समझ रहे हैं। लो भैया
गेम खेल लो। तो यूएन पीस कीपर्स सेंट टू साइप्रस, ठीक है, ये कब भेजा गया? तो ये 1964 में भेजा गया। यूएन ऑपरेशन इन कॉन्गो एस्टैब्लिश्ड 1960, 1960 में। यूएन डेवलपमेंट यूएनडीपी, ये तो आपको याद होगा सर, यूएनडीपी 1965, 1965। अब यूएन फर्स्ट पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू सुएज कैनाल, ये आपका 1956, जब सुएज क्राइसिस होता है तब। यूथ हंट अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो ये कब होता है? ये 61 में होता है, 1961-2 में होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको करेक्ट तरीके से देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें सबसे जो बाद में होता है वो कौन है? सबसे बाद में होने वाला ये आपका सी है। यूएनडीपी मतलब सी से शुरू हो जाएगा, तो सी मतलब ये गया, ये गया। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, सी के बाद ए फिर ई। अब देखिए आपको यहाँ पे करना है, बी पहले होता है या ई पहले होता है, बी और ई। तो बी में देखेंगे तो 1960 और ई में देखेंगे तो 1961, उल्टा अरेंज करना है, तो पहले आपका ई हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से एग्जाम में कई बार होता है ना कि आपके पास एग्जाम का काफी प्रेशर है, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, आगे बनाना है, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तो इस हिसाब हड़बड़ी में क्या करेंगे आप, इसको कई बार असेंडिंग में करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, फिर परेशान होंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट, और नेक्स्ट है ईयर, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं सर ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये टफ क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज टफ क्वेश्चन लिटरली। देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, ये तो आपको पता होगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, मतलब 3 लीजिए भैया। अब क्या चाहिए आपको, इसमें कोई कुछ बोल सकता है क्या? एक बार में आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कोल्ड वॉर स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। द एंटायर वर्ल्ड वाज लार्जली डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, यहां तक सही है। द वन वाज कैपिटलिस्ट लेड बाय यूएसए, बिल्कुल सही। द सेकंड वाज कम्युनिस्ट लेड बाय यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। अब आपसे किसी ने पूछा कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों? तो आप बोलेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट लेकर चल रहा था और यूएसएसआर जो है वो कम्युनिस्ट लेकर चल रहा था, इसलिए कोल्ड वॉर हुआ। तो बिल्कुल असर्शन जो है उसका रीजन नीचे में दिया हुआ है, क्यों था वो आपका दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ऑन विच डे यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन इशूड द 14 पॉइंट्स प्रोग्राम। अब देखिए ये बड़ा गड़बड़ है, याद करते हैं सभी लोग, 14 पॉइंट्स प्रोग्राम किसने दिया? वुडरो विल्सन ने दिया। कब दिया? 1919 में, 1918 में, ये सब लोग याद करते हैं। अब पूछ लिया गया 1919 में वर्साई ट्रीटी, 1918 में दिया इन्होंने पहले, तो अब पूछा जाता है कि कब दिया। लो भैया, तो इन्होंने जब दिया था ये था आपका 8 जनवरी, ठीक है। इसका आंसर 3 होगा, बट दिस इज नॉट एन इजी। मुझे लगता है कि ओनली 10% बच्चे इसका आंसर कर पाए होंगे, सभी ने नहीं कर पाया होगा, या तो तुक्का लगा होगा या तो उनको लिटरली याद होगा, और जिनको लिटरली याद होगा उनको एक बड़ी सी मुस्कान, क्योंकि आप यहाँ पे पास कर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो इसका आंसर जो है वो 8 जनवरी 1918। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑथर और यहाँ पे बुक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एल्वुल्फ, हंस कोर्न, CJH हेंस और जॉन मर्साइमर, ध्यान से देखिएगा इसको। तो जॉन मर्साइमर काफी जाने माने हैं, ट्रेजर ऑफ ग्रेट पॉलिटिक्स, मतलब डी का हो जाएगा 1, डी का 1। लो भैया आंसर खत्म। भैया इससे आसान क्या चाहिए? क्योंकि आप कई बार ये होता है कि जो कॉमन बुक है, खासतौर पर जितने हाईलाइटेड थिंकर्स हैं वो तो आप याद कर सकते हैं ना, जैसे वुडरो विल्सन, जैसे कि आपके वॉल्स, रॉबर्ट कोहेन, जोसेफ नाई, मॉर्गन थाउ, तो इनको याद करने के साथ आप ऑप्शन बनाने वाले ने इतना अच्छा किया है कि आसानी से इसका आंसर आप कर पाएंगे। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे जो है वो इसका आंसर कर पाए होंगे, क्योंकि दिस इज नॉट ए टफ, क्योंकि जो हाईलाइटेड है उनका बुक तो कम से कम सभी को याद होता ही है। तो इसका डिटेल आंसर नेक्स्ट, असर्शन रीजन फिर से है। देखिए इस बार असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा गया, पिछले बार असर्शन रीजन सवाल जो है वो नहीं पूछे गए थे। तो इस बार द टर्म द थर्ड वर्ल्ड डिड नॉट फॉल इनटू द कैपिटलिस्ट सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड और द कम्युनिस्ट सेकंड वर्ल्ड, सही बात है।
The third world has largely been emerging since 1990s due to its pejorative ideological implication. तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट ए तो सही लग रहा है, तीसरा वर्ल्ड वो है जो पहला दूसरा में नहीं है। रीजन क्या कहता है, द टर्म थर्ड वर्ल्ड लार्जली बीन इमर्जिंग सिंस 1990s। कहे का भैया 1990s, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 के दशक के बाद से इमर्ज हो रहा है, तो गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, which foreign country prime minister abruptly announced his resignation while he was in Saudi Arab on 4th of November 2017? अब देखिए क्वेश्चन, वर्ल्ड में इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, इतने सारे चीजें होती रहती है, तो लिटरली ये सभी के लिए याद कर पाना इंपॉर्टेंट उतना आसान नहीं है। वैसे इसका आंसर लेबनान है, बट दिस इज नॉट एन इजी, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट है, तो आप ही कह सकते हैं सर मॉडरेट टू टफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ल्ड इवेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लो भैया डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। जापान इन्वेडेड मंचूरिया, ये कब होता है सर, तो ये होता है 1931 में, 1931 में। मुसोलिनी सीज पावर इन इटली, आपको याद होगा 1922 में, ठीक है, 1922 में। आर्मेनियन जेनोसाइड कब होता है, 1915 में। इटली इन्वेडेड अबेसिनिया इथोपिया, ये कब होता है, 1935 में। और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, ये कब होता है आपका, 1942 में, 1942 में। तो आप ये ध्यान देंगे इसमें सबसे बाद कौन हुआ, सबसे बाद आपका ई हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ए और 3, 1 और 3 तो गया, वो दोनों आंसर नहीं हो सकता। ईडी ईडी ए ए, यहाँ पे ध्यान देना आपको, बी पहले है, बी और सी में ध्यान देना है कि कौन कब होता है। तो मुसोलिनी और आर्मेनियन जेनोसाइड, मुसोलिनी 1922 और ये 15 पहले, मतलब पहले आपका आंसर बी होना चाहिए, तब सी होना चाहिए, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, ठीक है। इसका आंसर आपका 2 बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट, द एक्सिस अलायंस ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान साइंड a tripartite pact in 1940. The above mentioned Axis alliance was meant for global peace. काहे का भैया ग्लोबल पीस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीजन जो है वो आपका गलत है, असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहाँ पे डिटेल इसका दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कोएलिशन के लिए किया गया था, पीसफुल के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया था। अब देखिए यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक डिस्कस किया था, यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, इवन कैन ट्राई टू हैमर यू, कुर्ता पैजामा घाली एंड मून बुटरस, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। और वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे लास्ट में कौन होगा सर, यूवन कैन ट्राई टू हैमर यू, मतलब ऑब्वियस सी बात है डिसेंडिंग में अरेंज करना है, मतलब जो सबसे बाद में हुआ, घाली अनमोन, ठीक है, कुर्ता पैजामा घाली, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले हो जाएगा। सी कहाँ है, लीजिए भैया, हो गया, इसका आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप इसका आंसर कर सकते हैं, डिटेल आपका यहाँ दिया हुआ है। आप अगर ट्रिक नहीं देखें तो यूट्यूब पे है, आप ट्रिक देख ले एक बार, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे है ट्रिटी और ईयर ऑफ साइनिंग। साल्ट 1 कब होता है, ये सभी को याद होता है, 1972, मतलब ए का 4, लो भैया, ऑप्शन नंबर 4, इससे आसान अब क्या आएगा, देखते के साथ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद वॉर और रेवोल्यूशन और ईयर दिया हुआ है, तो फॉकलैंड वॉर, सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया, इसके बाद है इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश का होता है 1971, मतलब सी का हो जाएगा 2, सी का 2, लो भैया, हो गया आंसर 2, इसमें कुछ टफ है ही नहीं, सी का 2, जो आपको याद है पहले आप उसको लगा लीजिए। अल्जीरियन रेवोल्यूशन 1954, तो आप जो पहले याद है पहले उसको मैच कीजिए, बाकी आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, डिटेल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पीस ऑफ वेस्टफेलिया वाज साइंड इन, अब देखिए वेस्टफेलिया ट्रीटी सभी लोग याद करते हैं 1948 में हुआ था, डी तो होगा नहीं। अब आपके पास 33% चांस है सही होने के। अब चूंकि ऐसे ऐसे कई सारे ट्रीटीज हैं, सॉल्ट 1 ट्रीटी, सॉल्ट 2 ट्रीटी, स्टार्ट 1, नाटो, एनपीटी, डब्ल्यूपीटी, कई सारे आपके ट्रीटी हैं, यू नो, एनपीटी, पीटीबीटी। तो अब कौन सा कब हुआ है, ये लिटरली मॉडरेट क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो अक्टूबर 1948 है, 24 अक्टूबर 1948 को ये आपका साइन होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड इवेंट्स। अब चाइना वियतनाम वॉर, इराक वॉर, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, तालिबान 2 सीज्ड इन पावर, मतलब डी तो होगा ही होगा।
कारगिल जो है 1999 में, बिल्कुल आपका ई भी होगा, डी और ई होगा, डी और ई होगा, डी और ई होगा। अब आपको डिसाइड ये करना है कि बी होगा या नहीं होगा, इराक ईरान वॉर जो है वो होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इराक ईरान वॉर जो है 1980 में होता है, 1980 में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये पोस्ट कोल्ड वॉर इरा नहीं है, तो आप बी को एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए, अरेंज द फॉलोइंग ग्लोबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन असेंडिंग ऑर्डर एज देयर एस्टैब्लिशमेंट। असेंडिंग, आगे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981 बनाया जाता है, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन 1980 में बनाया जाता है, बेलनिक्स यूरोपियन यूनियन 1944 में बनाया जाता है, ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1992 में बनाया जाता है, और अरब मैग्रेब यूनियन जो है वो आपका 1989 में बनाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सी यानी कि सबसे पहले सी, उसके बाद हो जाएगा आपका बी, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद ई, उसके बाद आपका डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इनिशिएटिव ऑन एनवायरनमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग एंड ये काफी कंफ्यूजन होता है, आप इसको काफी ध्यान से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज ये कब साइन होता है, 1982 में होता है। साइट्स ये कब साइन होता है आपका, 1973 में साइन होता है। यूएनसीएचई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ये कब साइन होता है, 1972 में साइन होता है। और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में होता है। और फिर अंटार्कटिक ट्रीटी आपको याद होगा 1959 में होता है। पूछा गया है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब जो सबसे बाद में हुआ है, पहले उसको लिखना है, तो सबसे बाद में कौन सा हुआ है, सबसे बाद में आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ है, यानी कि सबसे बाद में आपका ए, यहाँ पे ए, इसके बाद कौन हुआ है, उसके पहले कौन सा हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे 1973 मतलब बी हुआ है, फिर सी हुआ है, फिर आपका आप देखेंगे यहाँ पे 59, उसके बाद 50। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और फिर से फाउंडेशन का ईयर, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये कब बनता है, 1994, ये आपको याद होगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान 1967, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अभी तुरंत रिसेंट में इसकी मीटिंग हुई है 1989, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप 1973। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आप बोल सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे फैक्ट्स हैं, आप इसको मॉडरेट के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर फिर से, तो इस बार जो एग्जाम में परेशानी जो काफी हुआ है बच्चों को, वो इसी असेंडिंग और डिसेंडिंग में हुआ है। ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना ज्वाइन यूएन ये कब ज्वाइन करते हैं, 1971 में ज्वाइन करते हैं। यूरी गागरिन फर्स्ट पर्सन इन स्पेस ये कब जाते हैं, 1961 में जाते हैं। इसके बाद सोवियत इन्वेजन टू हंगरी 1956 में होता है। इसके बाद 6 डे वॉर ये कब होता है, 1967 में होता है। और फिर अपोलो 11 मिशन जो है ये आपका 1969 में होता है। तो अगर आप इसको करेक्टली मैच करेंगे तो सबसे बाद में कौन हुआ सर, सबसे बाद में आपका यहाँ पे 71 यानी कि बी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे भी कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन है। फिर सी बाद में होता है कि ए बाद में होता है, सी कब हुआ सर 56 में, और ए कब हुआ 61 में, मतलब उसके बाद हो जाएगा आपका ए, बी के बाद हो जाएगा आपका ए, माफ कीजिएगा सी या ई, सी या तो फिर ई, सी या तो ई, तो ई हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्योंकि ये डिसेंडिंग में है, जो सबसे बाद में हुआ पहले लिखना है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, आइडेंटिफाई द कोल्ड वॉर इवेंट। अब देखिए ये पूछा गया कौन सा इनमें कोल्ड वॉर इवेंट है,
तो कोल्ड वॉर, कोरियन वॉर कब होता है? 1950 के दशक में होता है। 1950 में आपको याद होगा 50 से 53 के बीच में। ये कब होता है? वियतनाम वॉर कब होता है? 1955 से 75 के बीच में होता है। क्यूबा क्राइसिस 1962 में होता है। ठीक है, 61-62 बाइफर्केशन ऑफ सूडान, ये तो बहुत बाद में होता है, आपको याद होगा। जब 2011 में बाद आपको देखने को मिलता है कि ये होता है, और फिर ये यूएन का पार्ट भी बनता है। रसिया इन्वेजन ऑफ ऑन यूक्रेन, ये भी बाद में होता है। मतलब ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑन विच डे ट्राइपार्टाइट Entente formally condemned the Ottoman Empire for crime against humanity and civilization in the backdrop of Armenian genocide। ये कब होता है? तो ये आपका होता है मई 1915 में। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन क्या कह रहा है? इन 1941 ईस्टर्न फ्रंट ओपन अप थ्रू द जर्मन इन्वेजन ऑफ यूगोस्लाविया, ग्रीक एंड सोवियत यूनियन। और रीजन क्या कह रहा है? नाजी एक्सपेंशनिज्म इन एशिया हैज बीन एसोसिएटेड विद आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी कहाँ फैलते हैं? नाजी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फैलते हैं ना। तो ये यहाँ रीजन ऑब्वियस ही बात है गलत है। जब रीजन गलत हो गया तो असर्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर 3। आप कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे क्वेश्चन पे, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि हिटलर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं। नेक्स्ट, इन विच ईयर याजिदी जेनोसाइड वाज कैरिड आउट बाय द इस्लामिक स्टेट। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप आसान नहीं कर सकते। जो करंट न्यूज रेगुलर फॉलो कर रहे हैं पिछले 8-9 साल से, तो ये आपको ध्यान में होगा। वैसे ये चूंकि कई बार कई सारे देशों में ऐसे चीजें होती रहती है, तो आप मॉडरेट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार अब आते हैं हम लोग कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर। आपने महमूद उल हक के बारे में देखा होगा कि उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है अमर्त्य सेन के साथ मिलकर उन्होंने इसकी डेवलपमेंट की बात की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से है। तो गुड इंटरटेनमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब बहुत ज्यादा आप इंस्टाग्राम फेसबुक रील चलाते हैं तो आप डेवलपमेंट थोड़ी ना हो गए हो। ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है उससे। प्रिजर्वेशन रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये भी नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो ए बी सी इज द ए लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फिर अचीविंग इक्वालिटी फॉर ऑल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, अचीविंग इक्वालिटी फॉर ऑल एनिमल एंड इंसेक्ट, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंश्योरिंग ह्यूमन सिक्योरिटी, मतलब ए और सी होगा। अब देखना पड़ेगा ए और सी के साथ यहाँ पे प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी ई। ठीक है, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप ये कह सकते हैं दिस इज क्वालिटेटिव क्वेश्चन, क्वालिटी है इसमें मॉडरेट। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको याद दिलवा दूं, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और नेक्स्ट एग्जाम प्लस दिसंबर 2026 को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको वैलिडिटी पूरी 1 साल मिलती है और 1 साल में आपको पूरी तैयारी करवाई जाती है। साथ में प्री रिकॉर्डेड जितने भी क्लासेस हैं, नोट्स हैं, उन सभी का एक्सेस आपको तुरंत मिल जाता है। तो इसके लिए आप जरूर एक बार विजिट करें, कॉन्टेक्ट करें और मॉक टेस्ट में इनरोल करें। अगर आप सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमारे पास क्लासेस बैच जो है जल्दी ही शुरू होने वाली है और मॉक टेस्ट इज गोइंग ऑन, यू कैन एनरोल नाउ। चलिए, सो अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखिए, फॉरेन पॉलिसी से भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन क्या कहता है? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन स्टेटेड इन 1901 दैट इट would be madness for us to cross the Himalaya and occupy Tibet. The British policy is very big way help the Chinese to re-establish their hold on our Tibet. हमने शुरू में ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसका आंसर दिया हुआ है ए, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए बी, चूंकि कहीं से भी एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा। इसका आंसर बी होना चाहिए, वैसे आंसर के में इसका आंसर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट, असर्शन क्या कहता है? द ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय प्रेसिडेंट अयूब खान ऑफ पाकिस्तान एंड लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 10, 1966। ठीक है, ताशकंद डिक्लेरेशन वाज मेंट टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क फॉर लास्टिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो इसमें बिल्कुल आपका दोनों सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी है। इसका आंसर ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन
In September 2000, the government of India has set up a high-level committee on the Indian diaspora under the chairmanship of LM Singhvi. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. डिटेल आपके सामने है. Next question: Which American president delivered the following statement about India? I think it's really bad, very sad that 600 million people have lost what they had since the mid 1940s. I hope ये जो स्टेटमेंट है ये किन की स्टेटमेंट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज फोर्ड. ठीक है, मतलब माफ कीजिएगा, गेराल्ड फोर्ड की स्टेटमेंट है. तो ये आप कह सकते हैं ऐसे पट्टे से कहीं से भी स्टेटमेंट उठा के वो दे सकते हैं. तो इसमें आप इसको आसान नहीं मान सकते, ये बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं कर सकते. आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे. ये आप टफ क्वेश्चन मान सकते हैं. इसका आंसर 2 और 2-4 क्वेश्चन ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं एग्जाम में. हु रोट द बुक द इंडिया वे? ये आपको याद होगा, एस शंकर. इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट, असर्शन क्या कहता है? पाकिस्तानी पार्लियामेंट हैज वोटेड November 2025 to give army chiefs new power and lifetime immunity from arrest and prosecution. ये बिल्कुल सही है. इसके बाद देखेंगे तो जुडिशरी इज वेरी वीक इन पाकिस्तान. तो इसका मतलब वीक है, इसके वजह से ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है. इसका आंसर बी होगा. ठीक है, नॉट करेक्टली एक्सप्लेन. नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमने लगभग 5-6 यूनिट का सवाल कर चुके हैं. अब हम लोग आते हैं सबसे, आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट और सबसे पेचीदा आपका एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए. चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इतने क्रोनोलॉजी पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन, तो आपका अटॉर्नी जनरल, तो आपका CJI, ये सारी चीजें, कि इसे आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है. और आगे वाले जो एग्जाम है, आने वाले जो एग्जाम, उसके लिए भी आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है. चलिए, सबसे पहले उसे शुरू होता है. अरेंज द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए, असेंडिंग डिसेंडिंग का जो सवाल है वो आप ट्रिक से याद कर लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. और इसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट लिंक है जो अनु मैम ने डिस्कस किया है. वाइस प्रेसिडेंट को कैसे याद करें, प्रेसिडेंट को कैसे याद करें, PM को कैसे याद करें. आप उनको जितने आसानी से याद करके अपने पास रख लें उतना आसान होगा. क्योंकि हर किसी के बारे में आप बिना ट्रिक के याद करेंगे तो आपके लिए काफी दिक्कतें आएंगी. चलिए, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. बाकी डिटेल आपके सामने है. नेक्स्ट, विच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पुलिस ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया? ये कैसा सवाल पूछा गया. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. ठीक है, नेक्स्ट जो है सवाल वो पूछा गया, अकॉर्डिंग टू अरेंज द फॉलोइंग चीफ इलेक्शन कमीशन इन असेंडिंग ऑर्डर. लीजिए, आप चीफ इलेक्शन कमीशन इतने सारे हुए हैं, आप सभी को कितना क्रोनोलॉजी में याद कर पाएंगे? ये भी टफ सवाल है. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को याद करना पड़ेगा. वैसे आप यहाँ से नोट कर लीजिए. इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए, ये भी काफी दिलचस्प सवाल है. चलिए, इसको देख लेते हैं एक बार. ये जो आपका दादरा एंड नगर हवेली, ये कब ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेशन दादरा नगर हवेली इन द इंडियन यूनियन? ये कब होता है? ये आपका 1961 में होता है, याद रखिएगा. इसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ गोवा दमन दीव, ये कब होता है? 1962. गोवा एंड दमन दीव 1962 में होता है. इसके बाद इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस टू 60 to 62 ईयर, ये कब होता है? 1963 में होता है. 1963 में होता है. इसके बाद इंक्लूडेड सिंधी एज 15th लैंग्वेज, ये कब होता है? 1967 में होता है. 1967 में. और अबोलिश द प्रिवी पर्स, ये कब होता है? ये 1971 में होता है. तो पूछा क्या गया है? असेंडिंग, मतलब सबसे पहले क्या हुआ. तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 1961. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, बंगाल, वेस्ट बंगाल स्टेट एंड नंबर ऑफ राज्यसभा सीट, ये क्वेश्चन पूछा गया. इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 3. आप इसको नोट कर सकते हैं. अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर. फिर से, तो इसका आंसर जो है वो मैं सीधे आपको आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4. ये आप ध्यान रख सकते हैं. इसके बाद ए स्पेशल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ H.N. सन्याल वाज अपॉइंटेड इन 1961 टू एग्जामिन द, किस लिए अपॉइंट किया गया था? टू एग्जामिन द, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे इसे अपॉइंट किया गया था. नेक्स्ट, हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिटरमाइन ए बिल इज मनी बिल और नॉट? आपको पता होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा प्रिसाइडेड एज इंटीरियम प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन मीटिंग ऑफ द, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए.
इन विच ईयर माइसरा ऑफ इंडिया पास्ड रेजोल्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1882, आपको याद होगा, ये ध्यान रखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आप इसको याद कीजिएगा और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा, तो ये टफ क्वेश्चन है, इतना आसान ये नहीं कह सकते आप, निजुद्दीन अहमद ने इसे कहा था, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है कि आइडेंटिफाई द डिप्टी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1 2 3, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, ABC इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वुमेन एम्पावरमेंट से इसमें है आपका BCE, ठीक है, BC और E, 69 और 104 जो है वो नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये पूछा गया है, तो आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिटेल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी, ये कैसे हुआ, तो प्रोवाइडेड बाय द, इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। विच प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड जालियांवाला बाग हत्याकांड एज अनअटरली मॉन्स्ट्रस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इस बात को कहा था। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनका टेन्योर से दिया हुआ एक सवाल है, इसका आंसर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसको मैच कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुए थे, तो 11 दिसंबर, आपको याद होगा। ए, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना अटॉर्नी जनरल, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आप इसको सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट मैटर क्या है ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप इसको मैच कर लीजिए, डिटेल यहाँ से देख लीजिएगा। इन विच ईयर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये होता है आपका 1929 में, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल प्रोसेस, तो इंदिरा गांधी ब्रोक द साइकिल ऑफ साइमल्टेनियस पोल लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एंड होल्डिंग मिड लोकसभा इलेक्शन इन, ये कब होता है, तो ये आपको 1971 में देखने को मिलता है, जब रेगुलर इलेक्शन डिले किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947, इवेंट्स अंडर नेहरू लीडरशिप इंक्लूड, क्या क्या चीजें उनके अंदर हुई थी, इसका आंसर 2 है, ACDE, यानी कि नेहरू विजिटेड चाइना इन 1951 एंड साइन पंचशील ट्रीटी, नो, ये 1954 में, 1954 में साइन होता है, इसलिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी कहाँ से पहले शुरू हुआ था इमरजेंसी के बाद, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से शुरू हुआ था। एजिटेशन, दिस इज नॉट वेरी इजी, आप कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ। नेम ऑफ कमिटी एंड ईयर, दिस इज ऑल्सो नॉट इजी, चूंकि सारे वो कमिटीज हैं जो बहुत ज्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, आप इसको मैच कर लीजिएगा, डिटेल आपके सामने है। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल व इलेक्टेड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से कब इलेक्ट हुए थे, 1924 में, ठीक है, 1924, आप इसको भी याद कर सकते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अंडर नरेंद्र मोदी, ठीक है, कम टू पावर फॉर द सेकेंड टाइम 2019, फ्यू इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सेकेंड टर्म में हुआ था वो यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट, अब आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जुडिशियल रिव्यू का पावर, आपको याद है मार्गर्जी वर्सेस मेडिसन केस 1803, ठीक है। इसके बाद नरसिम्हा राव फोर्ट एंड वॉन इलेक्शन फॉर्म, ये कहाँ से लड़ते हैं जीतते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर रामकृष्ण हेडगे, ठीक है। इसके बाद द गवर्नमेंट सेट अप थर्ड कमिटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स अंडर द स्टुवर्डशिप ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सेक्रेटरी, ये कब किया गया, तो ये 2000 में किया गया था, ये याद कर सकते हैं आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 अक्टूबर 1959 इनॉग्रेटेड पंचायत एज नागपुर, ठीक है, ये किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज। द यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल 1947 प्रपोजल वाज एडवोकेटेड बाय, ये किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल हासमिन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन एक है जो हमने शुरू में ही डिस्कस कर दिया, इसका आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, बट होना चाहिए बी, ठीक है।
अब नेक्स्ट, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ? देखिए 1966 सभी को याद है, लेकिन डेट याद नहीं है, तो दिस इज नॉट एन इजी, मॉडरेट टू टफ। तो इसका आंसर है 2, यानी कि 5 जनवरी 1966। ठीक है। नेक्स्ट, लोकायुक्त एक्ट, ये भी हमने शुरू में ही डिस्कस कर दिया है। इसका आंसर जो है दिया हुआ है ए, लेकिन होना चाहिए 4। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार हमने पूरी 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आपके जो पैसेज के सवाल आते हैं सिर्फ उसी को हमने अभी छोड़ा है। तो इतने क्वेश्चन को आप उम्मीद है समझ पाए होंगे, पैटर्न क्या है, नेक्स्ट एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और यह सिर्फ आप लोगों के लिए है, ताकि आप अगला एग्जाम काफ़ी अच्छे से दें और JRF सिक्योर करें। और इस बार उम्मीद है आप सभी का रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा। और कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। खुश रहे, मस्त रहे, सीखते रहे, मुस्कुराते रहें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।